चक्रवाती तूफान रेमल के तट से टकराने के बाद अब कई जगहों से नुकसान की खबरें आ रही हैं। पश्चिम बंगाल तेज बारिश का पश्चिम बंगाल के लिए अलर्ट जारी हुआ है। कोलकाता में भी भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पेड़ उखड़े। हालांकि प्रशासन मुस्तैद है और ज्यादातर इलाकों से रास्ते क्लियर कर दिए गए हैं। ये लैंडफॉल आधी रात को हुआ और इसीलिए नुकसान की डिटेल्स मिलने में अभी कुछ वक्त लग रहा है। अब तूफान कमजोर पड़ता जा रहा है, लेकिन इसने जो नुकसान किया है उसके निशान दिखाई दे रहे हैं। ये कोलकाता की तस्वीर और सुंदरबन के इलाके से आई तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। जो तमाम रास्तों पर पेड़ गिरे हैं उन रास्तों को क्लियर किया जा रहा है और अभी नुकसान का आकलन किया जा रहा है कि इस रेमल तूफान की वजह से पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में कितना नुकसान हुआ। और कोलकाता से मेरे सहयोगी अमित पालित इस वक्त सीधे जुड़ चुके हैं और ओल्ड दीघा से ओंकार सरकार मेरे साथ हैं। अमित, जरा आप तस्वीरें दिखाएं। कोलकाता में भारी बारिश का वहां भी अलर्ट था। इस वक्त कैसी तस्वीर है कोलकाता की, क्या हालात हैं? बिल्कुल हुसैन, क्योंकि रात को जब यहाँ पर तूफान तट से टकराया, लैंडफॉल हुआ है, उसके बाद से कोलकाता में धीरे धीरे लगातार बारिश हो रही है। और जो मौसम विभाग है उसका तो ये कहना है कि आज दोपहर तक और शाम तक यहाँ पर अच्छी खासी बारिश होगी और हम देख रहे हैं कि लगातार बारिश हो ही रही है। इस वक्त मैं साउथ कोलकाता के आशुतोष चौधरी एवेन्यू के पास हूँ और यहाँ पर आप देखिए कि जो कल तेज हवाएं चली थी उसकी वजह से यहाँ से बहुत बड़ा सा एक पेड़ है तो गिर गया है। यहाँ पर तो जो छोटे पेड़ थे वो तो गिर गए हैं और यहाँ से लगातार जो म्यूनिसिपैलिटी के, कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो तमाम कर्मी हैं, रात तक इसको हटाते रहे। यहाँ पर काम किया उन्होंने, पेड़ों को काट काट कर हटाया गया है और ये सड़क पूरी ब्लॉक हो गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सड़क है क्योंकि सीधे ये पार्क सर्कस को जोड़ती है बालीगंज से, मतलब बालीगंज फारी से सीधा ये पार्क सर्कस तक जाती है। और यहाँ पर देखिए पेड़ों को काट के हटाया गया है और यहाँ पर जो लोग बता रहे थे कि काफी बहुत पुराना ये पेड़ है। चंद्रमान इधर आके दिखाइए, तो देखिए कितना बड़ा पेड़ था, इसमें पूरे जड़ के साथ ये उखड़ गया। तो आप समझ सकते हैं कितनी तेज हवाएं चली है। करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तो कोलकाता के अंदर ही हवा चली है, तेज हवाएं चली है। और जब तूफान टकराया था तब 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से इतना बड़ा जो पेड़ है आप सोचिए कि वो नीचे गिरा। आगे भी देखिए, आगे में मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पर भी और भी जो यहाँ पेड़ यहाँ पर थे वो गिरे, इनको एक एक करके यहाँ से हटाया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त कोलकाता में जो ट्रैफिक है वहां पर भी कई जगहों पे दिक्कत आ रही है क्योंकि कई जगह पे वाटर लॉगिंग हुआ है और वाटर लॉगिंग की वजह से जो ट्रैफिक है उसको में भी काफी दिक्कतें हैं। सबसे बड़ी कोई ऑफिशियल डेटा अब तक आया है नुकसान को लेकर के? परगना की तरफ जो ट्रेनें जाती हैं, अमित, कोई ऑफिशियल डेटा आपको मिला नुकसान को लेकर के? देखिए अभी तक किसी भी नहीं, मैं बता रहा हूं कोई कैजुअलिटी की घटना की बात अभी तक नहीं आई है। कैजुअलिटी को लेकर कोई भी बात सामने नहीं आई है, जो सबसे अच्छी बात है। अभी तक कोई कैजुअलिटी की बात नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि पेड़ों का गिरना, कितने पेड़ गिरे हैं, ठीक है, कितना नुकसान हुआ है वो जरूर बताया जा रहा है। 450 से तरफ पंप ही रखे गए थे जिससे कि पानी को निकाला जा सके। अभी थोड़ी देर पहले ही धीरे धीरे जो पंप्स लगा के और साथ ही जो फ्लड गेट्स हैं वो खोले गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा और वक्त लगेगा कि पूरा पानी जब उतर जाएगा पूरे शहर के कई इलाकों में जहां वाटर लॉगिंग हुई है। हुसैन, बिल्कुल। और पूर्वी मेदिनीपुर में दीघा से इस वक्त मेरे साथ ओंकार सरकार भी जुड़े हुए हैं। ओंकार, जरा समंदर की जानिब कैमरा घुमा करके दिखाई कि अब क्या हाल है समंदर, क्या अब भी बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और वहां पर हवाएं अब की इस वक्त कैसी चल रही हैं, क्या हालात हैं? जी हुसैन, मैं पहले दिखाना चाहूँगा मेरे सहयोगी सुजीत दास को कि अभी देखा जा रहा है समुद्र के जो लहरें, ऊंची ऊंची लहरें को देखने को मिल रही है सुबह से ही। और सुबह में पूर्वी मेदिनीपुर जिला में कई सारे जगहों में हल्के से माझारी धरण की बारिशें हुई है। यहाँ पर भी दीघा पर भी हल्की बारिश सुबह से देखी जा रही है और समुद्र की जो लहरें है वो ऊंची ऊंची लहरें देखने को मिल रही है। और यहाँ का जो वॉलंटियर वगैरह वॉलंटियर जो है वो सभी यहाँ पर जो पर्यटक पहुंचे हुए हैं उनको समुद्र में उतरने से मना कर रहे हैं, अनाउंसमेंट कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन नहीं चाहती है कि कहीं पर भी जाकर जान माल की कई क्षति हो, तो इसी के चलते देखा जा रहा है कि सब सिक्योरिटी जो भी है, वॉलंटियर जो भी है, वो लोग अभी जो पर्यटक पहुंचे हैं यहाँ पर उनको यहाँ से हटा दिया जा रहा है और इनसे समुद्र किनारे से दूर रहे सब कोई, इसी का वार्ता यहाँ से दिया जा रहा है। और समुद्र की जो लहरें है वो लहरें देखने लायक है कि इतनी लहरें आम दिनों में देखा नहीं जाता है। अभी जो लहरें और एक बार दिखाने की कोशिश करूंगा मैं हुसैन कि देखिए कितनी ऊंची लहरें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो कुल मिला के कल रात को जब रेमाल टकराई
तो लैंडफॉल के टाइम पे पूर्वी मेदिनीपुर जिला में तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर रफ्तार से हवाएं चल रही थी और आज सुबह से हवा थोड़ी सी कम है, लेकिन समुद्र की जो लहरें हैं वो लहरें ऊंची ऊंची लहरें देखने को मिल रही है। ओंकार, अभी जो तस्वीरें आपने दिखाई उसमें तो हालात बेहतर दिखाई दे रहे हैं। आज दिन भर के लिए मौसम विभाग ने वहां पर क्या अनुमान जताया है? जी देखिए, मौसम विभाग का जो अनुमान है कि आज सारा दिन हल्की बारिश यहाँ पर होती रहेगी और इसके साथ साथ बादल भी छाए होंगे, तो समुंदर की जो लहरें हैं वो लहरें ऐसे ही रहेंगे। और तो इसी के लिए मौसम विभाग के जो जानकारी है उनको मानते हुए पुलिस प्रशासन की तरफ से हर पर्यटकों को समुंदर किनारे से आने से मना कर दी गई है। तो जैसे कि देखा जा रहा है, दूसरे दिनों में जैसे देखा जा रहा है खचाखच भरा हुआ पर्यटक मिलता है यहाँ पर ओल्ड दीघा में, लेकिन आज पर्यटक थोड़ी सी कम देखने को मिल रही है, क्योंकि कल रात को जो तूफान आया, जाहिर है रेमल तूफान का लैंडफॉल आधी रात में हुआ है, उसके बाद उसको लेकर के अलर्ट जारी था और इसी वजह से लोगों की तादाद कम है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी हालात बेहतर दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर से अमित के पास चलते हैं। अमित, वो जो पूरा तटीय इलाका है पश्चिम बंगाल का, और वहां पर वो इलाके खासतौर से जहां पर कच्चे मकानात हैं, मैंने भी अपने ट्रैवल टाइम में देखा वहां पर कि जो टीन के बहुत सारे मकान टीन के बने हुए हैं, तो जो कोस्टल एरिया है खासतौर से तटीय इलाका है, वहां से क्या अपडेट आपको मिल रहा है? देखिए, सबसे ज्यादा क्योंकि जो लैंडफॉल हुआ था वो बौखखाली का जो इलाका पड़ता है और जो सुंदरबन का इलाका पड़ता है, उस इलाके में बांग्लादेश और कह सकते हैं कि बंगाल के बॉर्डर के बीच ये लैंडफॉल हुआ था रात को, और इसी वजह से उस इलाके में काफी तबाही हुई है। जितने भी जिनके जो कच्चे मकान थे वो गिर गए हैं, और इसका इंपैक्ट आप सोचिए सिर्फ साउथ 24 परगना नहीं है, साउथ 24 परगना उड़ते हुए जो सौंदेश खाली वाला इलाका पड़ता है, उसे आगे जाते हुए जो हाजनाबाद नॉर्थ 24 परगना पड़ता है, वहां पर भी इसका काफी अच्छा असर देखने को मिला है। आप कह सकते हैं कि कहर बरपा है वहां पर। और हाजनाबाद के इलाके में जो वाटर लेवल है ईशामती नदी का, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी भी वहां पर तेज बारिश हो रही है और वहां पर कई मकान गिरे हैं, पोल गिर गए। लोग इतने डरे हुए हैं कि आज सुबह भी कई लोग जो थे घर से बाहर थे, क्योंकि उनको डर था कि जितनी तेज हवाएं चल रही हैं और जिस तरह से पेड़ गिर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनके लिए खतरनाक हो जाता है घर पे रहे। इसके साथ ही साथ आज जो इंपैक्ट है वो कोलकाता में देखने को मिलेगा। कोलकाता में लगातार सुबह से बारिश हो रही है, क्योंकि जो आई ऑफ द स्टॉर्म है अब से 1 घंटे पहले ही वो बिल्कुल कोलकाता के ऊपर था और धीरे धीरे शिफ्ट होता हुआ वो आगे हाजनाबाद यानी नॉर्थ 24 परगना से उठता आगे जाता जा रहा है, जिसके बाद वो धीरे धीरे बांग्लादेश में एंटर करेगा। तो जैसे ही आई ऑफ द स्टॉर्म यहां से हटा, उसके बाद हमने देखा, देखिए लगातार यहां बहुत तेज बारिश शुरू हो गई है और यहां पर अब बहुत तेज बारिश होगी जो दोपहर के करीब या शाम तक यहां पर होता रहेगा। इसलिए मौसम विभाग ने अभी भी यहां पर लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा है और कहा है कि जरूरत ना पड़े तो घर से बाहर ना निकले। आप दूसरी चलिए, सबसे अच्छी बात ये रही अमित जो आपने बताई कि किसी भी तरह की कैजुअलिटी की खबर नहीं है। प्रशासन ने जो तैयारियां की थी, जो मुस्तैदी थी, उसकी वजह से भी हालात काफी बेहतर दिखाई दे रहे। बहुत बहुत शुक्रिया अमित और ओंकार, आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। राजकोट गेमिंग जोन के मामले में 27 लोगों की मौत के बाद इस हादसे से जुड़ी पहली बार सीसीटीवी फुटेज सामने आई। इस फुटेज में साफ दिख रहा है कि आखिर आग लगी कैसे थी। इस वीडियो में देखा जा सकता है, जो अब आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कि एक्सटेंशन एरिया में वेल्डिंग का काम चल रहा था और इसी दौरान एक छोटी सी आग भड़की और बताया जा रहा है कि सीढ़ियों पर जो वेल्डिंग का काम चल रहा था उसी से जो चिंगारियां निकल रही थी उससे थोड़ी आग भड़की और नीचे रखी शीट पर वो चिंगारी पड़ी और उस शीट ने आग पकड़ ली और धीरे धीरे ये आग बढ़ने लगी। गेमिंग जोन में जो कर्मचारी थे उन्होंने आग बुझाने की कोशिश की, फौरन फायर एक्सटिंग्विशर के जरिए उन्होंने आग बुझाने की कोशिश भी की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। आग बहुत तेजी से फैलती चली गई और धीरे धीरे पूरा गेमिंग जोन जो है वो आग की जद में आ गया और 27 लोग दर्दनाक मौत के शिकार हो गए। आग में झुलसने की वजह से 27 लोगों की जान चली गई। ये देखिए आप, ये एक्सटेंशन एरिया है, ये पूरा जो स्ट्रक्चर था ये मेटल का था और कुछ काम एक्सटेंशन एरिया में चल रहा था वेल्डिंग का, और वेल्डिंग से निकलने वाली चिंगारी की वजह से आग भड़की। आग बुझाने की कोशिश भी फायर एक्सटिंग्विशर के जरिए वहां मौजूद कर्मचारियों ने की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए और धीरे धीरे आग ये इतनी तेजी से फैली कि पूरा गेमिंग जोन इसकी जद में आ गया और 27 लोगों की जान चली गई, जिसमें आधे से ज्यादा बच्चे हैं। और ये वीडियो बता रहा है कि किस तरह के हालात वहां पर पैदा हुए। 27 लोगों की जानें वहां पर गई हैं। 5 मिनट में पूरा गेमिंग जोन जो है वो आग के गोले में तब्दील हो गया।
जिस तरह के मटेरियल का अंदर यूज किया गया था साउंड प्रूफ पूरा एरिया बनाने के लिए, उसमें रेक्सीन, फोम और दूसरी चीजों का जो इस्तेमाल किया गया था, उसमें बहुत तेजी से आग फैली और 5 मिनट के अंदर पूरा गेमिंग जोन आग के गोले में तब्दील हो गया। राजकोट गेमिंग जोन हादसे पर अहमदाबाद हाईकोर्ट ने सो मोटो लिया। हाईकोर्ट ने टीआरपी गेम जोन में 27 लोगों की मौत पर राज्य सरकार समेत प्रदेश के 4 बड़े महानगरों के निगम को तलब किया है। आज हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बीरेन वैष्णव और देवेंद्र देसाई की बेंच इस मामले में सुनवाई करने वाली है। हाईकोर्ट ने राज्य के 4 बड़े शहरों अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और सूरत के सभी गेम जोन की डिटेल भी मांगी है। साथ ही कोर्ट ने पूछा है कि बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गेमिंग जोन के स्ट्रक्चर को लेकर किस तरह की सावधानियां बरती जाती हैं, किसकी देखरेख में इसका काम होता है और किन किन मानकों का ख्याल रखकर गेम जोन को परमिशन दी जाती है। इस हादसे के बाद बनी एसआईटी ने जांच भी तेज कर दी है। पुलिस ने राजकोट गेमिंग जोन में आग लगने के मामले में 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने मालिक युवराज सिंह सोलंकी और मैनेजर नितिन जैन को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बाकी आरोपियों की भी तलाश की जा रही है। गेमिंग जोन के अंदर आग लगी और काफ़ी लोग हताहत भी हुए हैं। पुलिस ने इस संदर्भ में एक गुना दाखिल किया है जिसके अंदर आईपीसी की 304, 308, 337, 338, 114 के तहत 6 लोगों को अभी नामांकित करके और ऑफेंस हमने रजिस्टर किया है, जिसके अंदर एक व्यक्ति जो है युवराज हरि सिंह सोलंकी और दूसरे उनके मैनेजर जो है नितिन जैन, उनको हमने अभी अरेस्ट किया है। बाकी जो 5 आरोपी हैं उनके लिए टीम कार्यरत है। ये जानते हुए कि पूरा गेमिंग जोन के अंदर बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेमेबल मटेरियल था, क्योंकि वहाँ पे बॉलिंग एली भी थी, ट्रैम्पोलिन भी था और पूरा स्टील स्ट्रक्चर था जिसको इन्होंने कवर करने के लिए, इंसुलेशन करने के लिए फोम मटेरियल पीओएफ का उपयोग किया और ये बहुत ही ज़्यादा हाईली इन्फ्लेमेबल मटेरियल है और जो इनकी फ्यूम्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है। तो इस तरह का कोई भी काम करते समय पहले इसको बंद करके और खाली करके फिर जो ये काम करते तो शायद एक दुर्घटना टाल सकते थे। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में पंजाब की सभी 13 सीटों पर वोटिंग होनी है। इन सीटों पर प्रचार के लिए कांग्रेस को बार बार पाकिस्तान की याद आ रही है। पहले पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और उसके बाद अब कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी पाकिस्तान को लेकर बयान दिया। शशि थरूर ने कहा कि कांग्रेस पाकिस्तान के साथ कारोबार के लिए पॉलिसी बदलने की तैयार है। शशि थरूर ने कहा कि पुलवामा हमले के बाद मोदी सरकार ने पाकिस्तान के साथ कारोबार बंद किया था, लेकिन हम इस पॉलिसी को रिव्यू करेंगे और बदलेंगे। व्यापारियों के हितों का हवाला देते हुए थरूर ने कहा, कस्टम ड्यूटी के लिए पॉलिसी को रिव्यू किया जाएगा। नहीं, भाजपा कुछ नहीं कहती क्योंकि उनकी ही पॉलिसी है जो विफल हुए हैं और लोग असंतुष्ट है। अमृतसर में आपको मालूम था, जैसे मुझे आज बताया किसी ने, कि इतना बड़ा ट्रेड नहीं था, 4200 करोड़ की ट्रेड था पाकिस्तान के साथ अमृतसर के थ्रू। कह रहे हैं कि बांग्लादेश में उससे 10 बार है, 45 करोड़ का ट्रेड आजकल चल रहा है वहां बांग्लादेश साइड। हमारा इरादा है कि ये सारे पॉलिसी रिव्यू हो जाए, क्योंकि नई सरकार तो नई पॉलिसी ही बनाएंगे। एक उदाहरण है ये जो कस्टम्स ड्यूटी जो लगाए हैं, ये भाजपा जो किया है, ये किया पुलवामा की बात, करेक्ट, 10 गुना बढ़ा करके टैक्स लगाए, उसके बाद बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं रहा। तो हम चाहते हैं कि हम भारतीय लोगों के हित में भी सोचें कि अगर हमारे लोग इसका विक्टिम हैं तो आप पाकिस्तान को क्या सिखा रहे हैं ये सब टैक्स लगा के, हमारे लोग को दिक्कत आ रही है ना। तो ये सारे पॉलिसी को हम दोबारा स्टडी करके तय करेंगे क्या करना। शशि थरूर ने पाकिस्तान के साथ कारोबार शुरू करने का भरोसा दिया तो एक दिन पहले ही कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने पाकिस्तानियों के लिए वाघा बॉर्डर खोलने का वादा किया था। चन्नी के इस बयान से पहले गुरदासपुर की रैली में पीएम मोदी ने यह आरोप लगाया था कि कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोल रही है और ठीक एक दिन बाद चन्नी ने वही बात की जिसका पीएम ने आशंका जताई थी। इंडी गठबंधन वाले देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये फिर से पाकिस्तान को दोस्ती के पैगाम भेजेंगे, उन्हें गुलाब के फूल भेजेंगे और पाकिस्तान बम धमाके करता रहेगा, देश पर आतंकी हमले होते रहेंगे। कांग्रेस कहेगी, कुछ भी हो बातचीत तो करनी ही होगी,
इसके लिए कांग्रेस ने अभी से माहौल बनाना शुरू कर दिया है। कैसे कैसे बयान ये अभी से देने लगे हैं। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ बढ़ावा ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਕੋਪ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਰੋਡ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ बढ़ावा देवांगे। लोकसभा चुनाव के आखिरी रण में यूपी की 13 सीटों पर 1 जून को मतदान होना है। आखिरी फेज में देश की सबसे हॉट सीट पर वाराणसी में भी वोटिंग होगी। साथ ही 7वें फेज में पूर्वांचल में भी चुनाव है। बीजेपी ने इस बार पूर्वांचल में क्लीन स्वीप करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई है। आज सीएम योगी, गृहमंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा तीनों पूर्वांचल में मोर्चा संभालेंगे। सीएम योगी जहां मऊ, सोनभद्र और वाराणसी में रैली करेंगे, वहीं गृहमंत्री अमित शाह कुशीनगर, बलिया, चंदौली में सभा करेंगे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वाराणसी में पीएम मोदी के किले को मजबूत करेंगे। यूपी में 7वें फेज का चुनाव इस बार विकास वर्सेस माफिया राज है। सरकार की जमीन तक पर माफियाओं ने महल खड़े कर दिए थे, लेकिन जब से योगी जी आए हैं माहौल ही बदल गया, मौसम भी बदल गया। हमारे योगी जी तो अच्छों की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट है। अब माफियाओं की मौज खत्म हुई है, उनके महलों की जगह गरीबों के लिए घर बन रहे हैं। यही बीजेपी में और इंडी जमात के बीच में इतना बड़ा फर्क है। 7वें चरण में बिहार की 8 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी। इस चरण में लालू यादव की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। आज आरजेडी नेता तेजस्वी यादव जहानाबाद, पाटलिपुत्र, बख्तियारपुर और आरा में रैली करने वाले हैं। वहीं बख्तियारपुर, पाटलिपुत्र और आरा में तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी भी मैदान में होंगे। तेजस्वी यादव का दावा है कि 4 जून को बीजेपी की सरकार जाएगी और इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। वहीं 7वें चरण की वोटिंग से पहले तेजस्वी यादव भी राहुल गांधी की तरह खटाखट करने लगे हैं। मिजाज टनाटन रखिए, मिजाज टनाटन टनाटन टनाटन। नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट। बहन के खाते में लाख रुपया जाएगा खटाखट खटाखट खटाखट। भाजपा हो जाएगा सफाचट सफाचट सफाचट। और लालटेन पर वोट गिरेगा ठकाठक ठकाठक ठकाठक। तेजस्वी तब तक बेड रेस्ट नहीं लेगा जब तक मोदी जी को बेड रेस्ट नहीं दिला देते। एक हेलीकॉप्टर मेरा, उधर 20-20 हेलीकॉप्टर, सब एक 34 साल के नौजवान को रोकना चाहता है। एक 34 साल के नौजवान ने नौकरी के एजेंडे पर प्रधानमंत्री को सड़क पे लाने का काम किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के एक्शन का असर दिखने लगा है। मध्य प्रदेश में धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए जाने लगे हैं। खंडवा और शाजापुर जिलों के बाद अब इंदौर में भी पुलिस प्रशासन ने धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतरवाए। इंदौर में एक दिन के अंदर 400 से ज्यादा लाउड स्पीकर हटाए गए। प्रशासन के मुताबिक उन लाउड स्पीकर्स को हटाया गया जो बगैर इजाजत के लगाए गए थे और जिनसे लोगों को परेशानी हो रही थी। यह एक्शन सिर्फ धार्मिक स्थलों पर नहीं हो रहा, बल्कि दूसरी जगहों से भी लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं। शुक्रवार को राजधानी भोपाल में कानून व्यवस्था को लेकर बैठक में सीएम ने खुले में मीट की बिक्री रोकने और लाउड स्पीकर डीजे पर नियंत्रण करने के लिए अभियान चलाने की बात कही थी, जिसके बाद धार्मिक स्थलों पर लगाए गए अवैध लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में इंदौर, शाजापुर, खंडवा में जो लाउड स्पीकर लगे थे धार्मिक स्थलों पर वो हटाए जा रहे हैं और ये सिलसिला अभी जारी है। सीएम के आदेश के बाद यह कार्रवाई हो रही है। भोपाल, इंदौर, शाजापुर और खंडवा में धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतारे गए हैं।